बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मज़ीद अपडेट्स के साथ इस वक्त आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का, हमें सराहने का, हमारे वीडियो देखने का, अपना फीडबैक देने का और हमारे साथ शरीक होने का। नाज़रीन, इस मौके पर मुझे एक बहुत अच्छा बात याद आ रही है। शेर मसूर जनाब सुल्तान टीपू का तो आपने नाम सुना होगा। शेर मसूर जब जंग के अंदर था और उसके साथ गद्दारी हो चुकी थी, चारों तरफ से फ्रांसीसी अफवाज ने घेरा डाल चुके थे। जो अंदर के लोग थे, कासालेस थे, वो मीर जाफर और मीर सादिक का रोल प्ले कर चुके थे। किले के दरवाजे खोल दिए गए थे, तमाम तर जिंदान को खोल दिया गया था और मुल्क पर अमलन कब्जा हो चुका था। साथ साथ उस वक्त शेर मैसूर को उसी जंग के दौरान उसकी सिपह सलार ने कहा, जनाब सुल्तान अली मकाम, अब क्या किया जाए। शेर मैसूर ने उस वक्त उसकी बात सुनी और मुस्कुराया। मुस्कुराने के साथ साथ अपनी मूंछ पे बल दिया और मुस्कुराते हुए एक बात की। उसने कहा कि मेरा ईमान एक अल्लाह की ज़ात और एक आखिरी अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। और ईमान जो है गैरत का दर्स देता है और गैरत का तकाजा यह है कि हैदर अली का बेटा सुल्तान टीपू कभी भी पीछे नहीं हटेगा। इन बागियों के साथ, इन मुनाफिकों के साथ, इन दगाबाजों के साथ और उन अगयार के साथ जो इस मुल्क में दाखिल हुए हैं, उनकी किसी तरह की पॉलिसी के साथ नहीं चलेगा, ना ही सर अपना झुकाएगा। वो शेर था, शेर है, शेरों की तरह रहेगा और शेर की तरह लड़ेगा। वो फाइट करेगा। माना कि इस दुनिया में तो शायद इस जिस्म के साथ शहीद हो जाए, मगर तारीख में ता क़यामत अमर हो जाएगा। आज भी अगर आप मैसूर में जाएं तो उसकी कब्र पर एक ही फिक्रा लिखा है, शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। उसने नाजरीन एक बात की थी कि हमेशा याद रखना कि सूरत हाल ये है, मंजिलें बागी कायम किया करते हैं, रास्तों के गुलाम नहीं कायम किया करते। नाज़रीन, मुल्क के पाकिस्तान में ये सूरत हाल बन चुकी है। इसके साथ साथ मुझे याद आ रहा है सुल्तान टीपू, इसके सलाहुद्दीन अयूबी का अपने उसने एक बेहतरीन सिपह सलार तकीउद्दीन को कहा कि सबसे पहले गद्दार खत्म करो। ये सलेबी जंग का सबसे बड़ा सबक था, सबसे पहले गद्दार खत्म करो। हुआ यह है कि इस वक्त सदर पाकिस्तान ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया। नाज़रीन, आप सुन चुके होंगे ट्विटर के ऊपर सदर पाकिस्तान से 2 बिल पर साइन करवाए गए, जबरदस्ती साइन करवाने के लिए भेजे गए। हुआ यह कि ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाक आर्मी बिल सदर पाकिस्तान के बाद भेजा गया कि जनाब आप इसको सिग्नेचर कर दीजिए ताकि पाकिस्तान के अंदर अप्लाई किया जा सके इसको। असूल तो यह है कि इस बिल का कि सबसे पहले यह बिल पार्लियामेंट के अंदर जाता है। अगर पार्लियामेंट उसकी तौसीक ना करे तो दूसरी बार भी पार्लियामेंट में ही जाएगा। अगर फिर भी तौसीक ना करे बिल की तो 10 दिन का वक्फा देंगे और 10 दिन के वक्फे के बाद ये फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आएगा। मगर यहां पर मुकम्मल वायलेशन की गई आइन का। सदर पाकिस्तान को आइन का आर्टिकल 75 1 2 3 शिक किस तरह से इम्यूनिटी देती है, इस पर भी अभी हम बात करेंगे। साथ साथ हुआ यह है कि सदर पाकिस्तान ने इस हवाले से अपना ट्वीट किया, मैंने इस तरह के किसी बिल पर साइन नहीं किए। नाज़रीन, आप ये देखें कि आपकी स्क्रीन पर 18 अगस्त का एक लेटर ऊपर शो हो रहा है, जिसके अंदर यह शो हो रहा है कि सदर पाकिस्तान ने सिग्नेचर कर दिए हैं। यानी जुल्म की इंतहा यह है कि सदर पाकिस्तान ने सिग्नेचर ही नहीं किए, उनके जाली दस्तखत करके आगे फॉरवर्ड भी कर दिया गया है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है? अब तो यही लगता है कि वज़ीर आज़म हाउस में ये जो मिलिट्री अताशीज होते हैं, या प्रेसिडेंट के साथ होते हैं, या हमारे ब्यूरोक्रेसी के टॉप लीडरशिप के साथ होते हैं, ये बेसिकली बग करने के लिए होते हैं। ये बेसिकली GHQ की तमाम हिदायत को आगे लेकर चल रहे होते हैं। वो सदर पाकिस्तान क्या लिखते हैं कि मैंने जब इनकार कर दिया, अपने स्टाफ को दे दिया, मैं उस वक्त हैरान हुआ कि मेरे स्टाफ ने मेरा ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। सोचना तो यह होगा कि फिर ऑर्डर चल किसका रहा था। नाज़रीन, ऑर्डर चल किसका रहा था? इस मुल्क में इससे ज्यादा जुल्म क्या हो। मैं बात करूंगा ऑर्डर किसका चल रहा था। हर जगह एक मुतफिका फैसला हो चुका है, हर जगह यही लोग दस्तयाब हैं, कंपनी के ही लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं का ही ऑर्डर चल चुका है। इससे बढ़कर और क्या हो कि इस वक्त बादशाह नंगा हो चुका है, बरसरेआम नजर आ चुका है, बादशाह साहब को दिखाई दे रहा है। इस वक्त हाफिज साहब भी दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ हाजी साहब जनाब फैसल नसीर साहब भी दिखाई दे रहे हैं। वो क्यों ना दिखाई दें जनाब, वो खुद स्मगलरों के माफियाज हैं, स्मगलर के साथ चल रहे हैं। जिस तरह बाजवा साहब ने अपनी बेटे की शादी की एक और साहब से, जो उन्होंने किया वो आपके सामने ही है। इसी तरह फैसल नसीर साहब ने भी अपने बेटे का जनाब साहब रिश्ता किया है। एक हाजी साहब हैं, खरबपति हाजी साहब हैं, मगर वो हाजी साहब मनशियात के छोटे से कारोबार से मुंसलिक हैं, कुछ ज्यादा नहीं कमाते, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तस्बीह हाथ में रखते हैं और हज भी नहीं छोड़ते।
और हीरोइन और इस तरह की स्मगलिंग भी नहीं छोड़ते। सुनने में आया कि खरब पतियों में से खरब पति हैं। मजीद आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हम जा किस तरफ रहे हैं और हो क्या रहा है। वर्दी के अंदर ये 22वें ग्रेड के रहने होने वाले लोग और 12 जमात पास ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। इसी बात पर जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस काटजू, उसने एक बात की है। अफसोस का मकाम यह है कि पाकिस्तान का निजाम मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को घर चले जाना चाहिए, इस वक्त छोड़ देना चाहिए, अदालतों को लॉक कर देना चाहिए। जब कानून आइन और दस्तूर ही नहीं बचा तो आप कर क्या रहे हैं। यानी पूरी दुनिया हम पर हंस रही है, जागसाई का बहस बन रही है और हमारी इस वक्त आलम यह है कि मुजरिमाना खामोशी है इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब कहां पर है फायद ईसा साहब और दीगर लोग और बंदियाल साहब, सब खामोश हैं। सबको पता है कौन लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। ये सारे इसी वजह से कर रहे हैं। इनको पता है कि इस वक्त हाल ये है कि 75 सालों में जो रियासत है वहां पर आइन दस्तूर और कवानीन उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। नाज़रीन, क्यों ना हो, इंटरनेशनल माफिया को अगर आप गौर करें तो उनका एक ही मकसद है। आप देखें, उन्होंने इराक को अपने कंट्रोल में कर लिया, ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं, शाम यमन लबनान तबाह बर्बाद हो चुका है, अफगानिस्तान गैर मुस्तहकम हो चुका है और उनका यह मानना है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। डिस्टेबलाइज भी इसी तरीके से ही होगा जैसे अभी हो रहा है, जो हमारे हालात बने हुए हैं। अब होना तो यह है कि अगले 24 घंटे 12 घंटे बताएंगे कि सदर पाकिस्तान क्या लेते हैं। एक बात तय है, सदर पाकिस्तान इस्तीफा भी नहीं दे रहे, सदर पाकिस्तान अपनी आईनी मुद्दत पूरी किए बिना बाहर भी नहीं जा रहा है। अगर ये उनको फिर नवाज इमरान खान की तरह करते हैं तो साफ नजर आ रहा है इस वक्त ये क्या कर रहे हैं, इनकी हकीकत और सच्चाई क्या है, ये सारे मुआशरे के सामने इस वक्त हमारे सामने आ चुकी है। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात भी अपडेट देता चलूं। सूरत हाल यह है कि कंपनी का ऑपरेशन प्रिज्म शुरू हो चुका है। ऑपरेशन प्रिज्म क्या है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक शीट नजर आ रही है जिसमें जनरल फैसल नसीर साहब का कॉपी नेम डेटो नेम तारिक शो हो रहा है। ये बरतानिया में शुरू किया गया, अमेरिका में शुरू किया गया, मगरब में शुरू किया गया। इसके तहत पूरे मुमालिक में ISI के मुख्तलिफ लोगों को लॉन्च किया गया, भेजा गया। उसमें यह बताया गया कि जो लोग PTI के साथ PTI के हक में एहतजाज कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव है या सड़कों पर एक्टिव हैं, उनकी पिक्चर्स ली जाएं, उनकी वीडियोस ली जाएं ताकि उनके नाइकॉप्स जो हैं, जो ID कार्ड हैं, उनको मुकम्मल परमानेंट कैंसिल किया जा सके और उनको जियो फेंसिंग करके उनके खानदानों को पाकिस्तान में उनकी माओ बहनों भाइयों आइजो अकरबा को तकलीफ दी जाए, चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया जाए। मुझे तो हैरत इस बात पे है, वहां तक तो आपका ऑपरेशन प्रिज्म चला जाता है, मगर जिस वक्त मंजूर पश्तीन इस्लामाबाद में बकवासात करता है और वो कहता है मैं पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ही नहीं करता, वहां आपका ऑपरेशन प्रिज्म कहां होता है। यह सवाल नाज़रीन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। मंजूर पश्तीन के खिलाफ FIR भी नहीं होती, उसे अरेस्ट भी नहीं किया जाता, उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होती, उसे मुकम्मल रास्ता भी दिया जाता है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो। मंजूर पश्तीन जब पेशावर से चला है इस्लामाबाद आने के लिए, जितने टोल प्लाजा जनाब इस वक्त मोटरवे पर आए हैं, किसी टोल प्लाजा पे अहकामात जारी किए गए थे कि इनसे टोल टैक्स नहीं लेना। आप इससे ज्यादा अंदाजा लगाएं, जो गद्दारी की बकवासात कर रहे हैं उनसे लेना कुछ नहीं। इमरान खान तो बार बार आईने पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान की बात कर रहा है और यहां ये उलट चल रहे हैं। हम भी सोचेंगे, देखेंगे कब मंजूर पश्तीन के घर आप घुसते हैं, कब चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल करते हैं, कब उसे पाबंद सलासल करते हैं, कब दीगर लोगों की तरह उसे आप गुम करते हैं, कब उसे अगवा करते हैं। कब पता तो जब चलेगा जब कानून और आइन की हुक्मरानी होगी। इसके साथ साथ ये है कि ऑपरेशन प्रिज्म के साथ जनाब कंपनी ने राब्ता कर लिया मिलिट्री इंटेलिजेंस 6 MI6 बरतानिया के साथ। हुआ यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के जो दादा परदादा हैं वो इनके भाई और इनके अपने नाम पे, यानी मुरीद हुसैन कुरैशी और शाह महमूद कुरैशी, अगर आप तारीख पढ़ें तो ये पीछे जितने भी लोग थे ये कासा लेस थे, ये ज़र खरीद थे, ये ज़र खरीद गद्दी नशीन थे, ये MI6 के टट्टू थे, ये पैरोकार थे और तारीख में इनके लेटर मौजूद हैं और MI6 के पास एक मुकम्मल तहरीर है डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में कि किन किन मुल्कों में जब वो दाखिल हुए हैं तो कैसे वहां उन्होंने गवर्नमेंट की है, कैसे लोगों को इकट्ठा किया है, कैसे अशराफिया को इकट्ठा किया है, इन अशराफिया के जरिए कैसे उस वक्त के बागी या उस वक्त के जो जहादी थे, मुजाहिद थे, उनके सर कैसे कलम किए हैं। इसलिए उनसे रब्ता किया गया। DNA तो वही है सिजाद हुसैन कुरैशी के बेटे का, शाह महमूद का। डेफिनेटली हुकूमत में ये हर दौर में रहे हैं, मगर सोफिस्टिकेटेड तरीके से। ये पूछा जा रहा है कि जनाब इसके साथ अब क्या किया जाए। आगे से जवाब बड़ा मुज़क्का खेज और कमाल का आया है, थोड़ी सख्ती कीजिए, मजीद नरमी कीजिए और खालिद मकबूल सदीकी की तरह इसके अंदर से नए लोग तख्लीक कीजिए, PTI को यूं तकसीम कीजिए। यानी प्लान भी दिया तो MI6 ने दिया है,
कि किस तरीके से करना है। इससे बड़ा जुल्म हमारा क्या हो। नाज़रीन, में गुज़श्ता दिनों मार्च से कुछ आखिरी हफ्ते में मुलाकात नाज़िम ममूर, इंडियन नाज़िम ममूर से मुलाकात हुई। एक बड़ी बाकमाल उन्होंने बात की कि हिंदुस्तान अब कहां जा रहा है। आप अंदाजा लगाएं हमारे हमसाया मुमालिक कहां जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा हिंदुस्तान इस वक्त तालीम तहकीक के मैदान में खुद को आगे ला रहा है। हिंदुस्तान का विजन है 2040 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को नंबर 1 पोजीशन पे लाना है। मईशत की कैफियत यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ कवानीन पास करेगी, सिर्फ उसका मजीद अमल दखल नहीं होगा। आगे जो मुआशी माहिरीन हैं वो अप्लाई करेंगे, यानी इसे बतौर सब्जेक्ट और स्टडी के लाया जा रहा है। मुल्क के अंदर हर चीज को फरावानी को इंतहाई बनाया जा रहा है, जमहूरियत को मुस्तहकम किया जा रहा है। बाकी उनका लहजा और बोलने का अंदाज वही था जो आजिजी वाला होता है और एतमाद वाला होता है। नाज़रीन, वैसे भी आप एक बात सोचे, आप हिंदुस्तान के किसी भी अरब या खरबपति बंदे के पास चले जाए, दो बातें तो उन काफरों में मौजूद है ना। सबसे पहले सादगी, दूसरी आजिजी। हम मुसलमान हैं, मुसल्लम ईमान वाले, और हमारा हालत यह है कि यहां जिसके पास चार आने इकट्ठे हो जाते हैं उसका आलम यह होता है सबसे पहले उसकी गर्दन में सरिया आ जाता है, अकड़ जाता है। दूसरा, वो इंसान को इंसान ही नहीं समझता। ये हमारा माशरती ज़बू हाली है। और ये क्यों ना है जब हमारे ऊपर से ये हो रहा है और नीचे तक हमारा हाल ये है कि हमने ऐसे लोग और बेईमान कासल इस किस्म के, खुद भी जो बेईमान थे वो लाए भी बेईमान लोग। डेफिनेटली फिर यही होना था। तो इसी वजह से मैं साथ साथ बात करता चलूं। बांग्लादेश आप देख लें, बांग्लादेश क्यों मुस्तहकम हुआ हुआ है, वहां भी यही कैफियत है। 5 मसले हैं पाकिस्तान के, 5 चीजों को एड्रेस किया हिंदुस्तान ने। सबसे बड़ा मसला है सियासी, नंबर 2 इंतजामी, नंबर 3 कानूनी और अदालती मसला है, नंबर 4 तालीमी इशू है, और नंबर 5 मुआशी इशू है। अगर इन 5 इशूज को एड्रेस करते हैं, मुआशी हो, तालीमी हो, कानूनी या अदालती हो, इंतजामी हो या सियासी हो, तब हम इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। दूसरी सूरत में यह मुल्क कतई तौर पर आगे नहीं जाएगा। तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। इसके साथ साथ आखिरी बात फिर वही कहूंगा कि तकीउद्दीन को जो बात की थी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने, सबसे पहले गद्दारों से निपटो, चाहे आपके अंदर हैं चाहे आपके बाहर हैं। ये खतरनाक लोग हैं। ये जो हमारे अंदर जिस शक्ल में मौजूद है गद्दार, चाहे वो किसी भी शक्ल में है, चाहे उसने वर्दी पहनी हुई है, चाहे खानसामा की वर्दी है या कानून आइन की वर्दी है, दस्तूर की वर्दी है या किसी शक्ल की वर्दी है, देखो इस वर्दी के अंदर छुपा हुआ जो जिस्म है, क्या वो ईमान और गैरत के मुतकाजी है या अपना ईमान कहीं चंद टकों के लिए उसने गिरवी तो नहीं कर दिया कुछ हासिल वसूल करने के लिए। बहरहाल हालत तो यह है कि इस वक्त मंजूर पश्तीन ने एक बड़ी बात की, इस बात पर मैं एंड करूंगा। वो कहता है कि बंगालियों ने तो आपकी पतलून उतारे थे, मगर हम पश्तून हैं, हम पख्तून हैं, हम आपकी खाल उतारेंगे। इस बात पर उसे अरेस्ट नहीं किया गया, तालियां बजाई गई और फिर दोबारा रास्ता दिया गया। मगर मैं ये कहता हूं अहले पंजाब से, अहले पंजाब कब जागोगे, कब उठोगे, कब अपने हकूक के लिए खड़े होगे, कब अपने हकूक को मांगोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले व्लॉग तक अस्सलाम वालेकुम।